हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी एसएसटी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 2 के लिए है। तो इसकी सीरीज हमने शुरू की थी। हम 6 क्लास की हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे, जिसमें कि 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आरंभिक नगर। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये है आपकी 6 क्लास की बुक, हमारे अतीत, है ना। हमारे अतीत का भाग 1 है ये। आज हमारा 3rd चैप्टर है इसमें, आरंभिक नगर। तो यहाँ पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, है ना। तो चलिए अपना शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो पुराने भवन का संरक्षण। अब ये 2 बच्चे हैं, है ना। तो जसपाल और हरप्रीत जो हैं, वो अपने घर के पास गली में क्रिकेट खेल रहे थे, है ना, ये 2 बच्चे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं खंडर की तारीफ कर रहे हैं, जिसे गली में बच्चे क्या कहते थे, भूतिया घर कहते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं मतलब लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है। दूसरी महिला ने कहा, है ना, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। तो अब जो बच्चे थे ये सोचने लगे कि पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव कैसे हो सकता है ना, क्यों है इतना लगाव। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम इसमें हड़प्पा की कहानी, है ना। यहाँ से आपका ये शुरू हो जाता है और आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अक्सर पुरानी इमारतें जो होती हैं वो अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जो इंजीनियर लोग लगे हुए थे, उनको हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो कि कहाँ है, आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जिसकी ईंटें बहुत अच्छी हैं, जहां से हमें अच्छी ईंटें मिल जाएंगी। तो ये सोचकर उन्होंने क्या किया, हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें निकाल ली और क्या कर दिया, रेलवे लाइन में बना दी, रेलवे लाइन में बिछा दी। इससे कई इमारतें तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसके बाद लगभग 80 साल पहले, है ना, ये कितने साल पहले की बात थी, 150 साल पहले की। अब उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी उपमहाद्वीप आए तो आप समझ जाना कि भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। तो पुराने शहरों में से ये एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। तो इसीलिए बाद में जितने भी इमारतें और चीजें मिलती गईं, तो उन्हें क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता की इमारतें। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। ये देख रहे हैं आप इमेज में, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ये आधुनिक नगर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले, है ना। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली। कौन कौन सी वस्तुएं मिली इसमें, मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग से चित्र बने हुए थे, पत्थर के बांट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण, है ना, और पत्थर के लंबे ब्लेड, है ना। तो हम इसमें पूरे में देखो, ये रहा मोहनजोदड़ो आपका, है ना, यहाँ पे मोहनजोदड़ो। ये है आपका धौलावीरा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे इसमें आगे, है ना। कालीबंगा, हड़प्पा और लोथल, है ना, ये मैप में है आपके। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर नए भवन बनाए जाते हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन है। इन नगरों की विशेषता क्या थी। अब ये जो जो इस सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, उनकी क्या विशेषताएं थी, है ना। तो इन नगरों में से कई को, जो ये नगर थे, इनमें से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और पूर्वी हिस्सा था वो जो बड़ा था लेकिन वो निचले इलाके में बना था। तो जो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा, है ना। ये जो ऊंचाई वाला भाग देख रहे हैं आप, ये, है ना। और जो इसका निचला हिस्सा था, उस निचले हिस्से को क्या कहा गया, निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी।
इसकी ईंटें जो है वो इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद भी जो है उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत बनी रहें, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में क्या है, एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा, है ना। ये देख रहे हैं आप महास्नानगार यहाँ पे। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां थी, है ना, एक इधर से और एक इधर से। ऐसे इस इमेज में देखें आप, इधर से और इधर से। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। अब ये देख रहे हैं आप इधर, ये चारों ओर यहाँ क्या था, ये कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए पानी कहाँ से लाते थे, कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और ये जो स्नानघर थे, इनमें विशेष अवसरों पर ही इसमें यहाँ के नागरिक स्नान किया करते थे। ऐसा मतलब शायद ऐसा लगा कि जो यहाँ के नागरिक थे वो विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कालीबंगा और लोथल, है ना। अब कालीबंगा मैंने आपको बताया, कालीबंगा कहाँ है, ये है कालीबंगा, और लोथल कहाँ है, यहाँ पे है। तो कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले, है ना। ये देख रहे अग्निवेदी कालीबंगा में, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये भंडार गृह। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। भवन, नाले और सड़कें। अब यहाँ पे बताया गया है कि इनकी जो नाले और सड़कें कैसी होती थी, भवन कैसे होते थे। इन नगरों में जो घर होते थे वो आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे और घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। मतलब सभी घरों में कुएं नहीं होते थे, पर कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कैसे नाले थे, ढके हुए नाले। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी ताकि पानी जो है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को जो सड़क के नाले थे उनसे जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। अच्छा, नालों को, जो नाले थे वो ढके हुए होते थे, तो ढके होने के कारण उनमें जगह जगह मेन होल बनाए जाते थे जिससे कि उनकी सफाई की जा सके, है ना। घर, नाले और सड़कों का निर्माण जो है वो योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये है उसके ये इमेज, ये सड़क और नाले और ये कुआं है ना। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई बताई दे, मतलब लगता है, 2 अंतर आप बताओ। अब ये सवाल पूछा गया है आपसे, है ना, कि आपको क्या डिफरेंस लगता है, तो आपको कोई 2 डिफरेंस इसमें बताने हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर ये मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, है ना, यहाँ पे। उसके फिर ऊपर ये क्या है, एक कुआं है यहाँ पे, है ना। आगे बढ़ेंगे। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर, ये है हड़प्पा की मोहर, है ना। तो इस मोहर के ऊपर इस मोहर के ऊपर के चिन्ह पर एक जो है वो खास लिपि है ना। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। ये जो लिखा है इसका अर्थ क्या है, ये उनको अभी तक पता नहीं चल पाया। फिर ये क्या है, दाहिनी तरफ नीचे की ओर, ये क्या है, मिट्टी के खिलौने हैं, है ना, मिट्टी के खिलौने हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में जो है बड़ी चहल पहल रहा करती होगी और यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे और ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी के आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे, है ना।
इन नगरों में लिपिक भी होते होंगे, है ना, जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। आगे बढ़ेंगे हम, इसमें क्या दे रखा है, इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते होंगे जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते होंगे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते होंगे, और साथ ही साथ दूर दूर के देशों से किस्से कहानियां भी लाते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ, और क्या इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। अब ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें, नगर और नए शिल्प। आओ अब हम ऐसी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, और पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां से मिली हैं उसमें अधिकतर क्या क्या चीजें हैं, पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई हुई वस्तुएं हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बांट और फलक हैं। ये देख रहे हैं आप, ये मोहर हो गई, है ना। और ये जो आपको पात्र दिख रहा है ना, ये आपने इसका जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था वहां भी आपने ये इमेज देखी होगी। आप याद करने की कोशिश कीजिए, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा था बेटा उसमें भी ये इमेज थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, है ना। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे। ये देख रहे हैं आप, ये जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यहाँ भी आप देख रहे हैं, और ये वाला अब इसमें लिखा है, देखो पृष्ठ 6। तो जो पेज नंबर 6 है आपका, उसमें ये वाली इमेज दी हुई है आपकी, है ना। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब ये क्या है, ये है बांट, पत्थर के बांट। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, है ना। मध्य में बाएं, यहाँ पे इस इमेज की बात की है, इसमें क्या है, ये मनके हैं, है ना। इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए हैं, और इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं, पत्थर के धारदार फलक, ये हैं पत्थर के धारदार फलक। नीचे दाहिनी तरफ, अब इस मूर्ति की बात कर रहे हैं, कढ़ाईदार वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये वाली मूर्ति बेटा, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। ये देख रहे हैं आप, ये डिजाइन बना हुआ कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वहां भी धातु का उपयोग होता था। अब आपसे सवाल पूछा गया है कि आप बताइए, क्या वहां धातु का उपयोग होता था, क्या वे भी पत्थर के बांट बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, है ना। मेहरगढ़, ये रहा मेहरगढ़। कल की क्लास में भी हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा था कि वहां पे कपास की खेती होती थी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बारे में भी मैंने बताया था आपको, है ना। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। पक्की मिट्टी फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। अब विशेषज्ञ किसे कहते हैं, जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये सब, है ना। अब पृष्ठ 26 को देखो, जो उस पे चित्र बना हुआ है, ये वाला चित्र है, उस पे ये वाले चित्र की बात की गई है। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी भी कितनी अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। तो ये देख रहे हैं आप बेटा, यहाँ पे क्या है, ये इसकी दाढ़ी है, ये तो कितने अच्छे तरीके से दर्शाई गई। तो यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है।
अब नीचे क्या दे रखा है कि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही, है ना, और या फिर पुरुष और महिलाएं दोनों ही इस काम में दक्ष थे। तो हमें तो नहीं पता इसके बारे में, है ना। आगे बढ़ेंगे। फेंस, पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है ना। बालू, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। कच्चे माल की खोज में। अब कच्चे माल की भी जरूरत पड़ती है ना। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसी किसान द्वारा या फिर पशुपालक द्वारा उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। ये क्या है? प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं, है ना। इनसे फिर कई चीजें बनाई जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपास को क्या कहा जाएगा? कच्चा माल कहा जाएगा, जिससे बाद में कताई बुनाई करके क्या तैयार किया जाता है? कपड़ा तैयार किया जाता है। तो हड़प्पा में लोगों को कई चीजें तो वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर दूर से आयात करते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। अब इसमें बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ से चीजों का आयात करते थे। तो हड़प्पा के लोग जो है वो तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे, जो इस समय राजस्थान है वहां से। हालांकि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। इसी तरीके से कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु कौन सी मिलाई जाती है? टिन। कांसा कैसे बनता है? तांबे और टिन को मिलाकर बनता है ना। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन है उसका आयात कहां से होता था? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहां से होता था? आधुनिक कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से होता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, है ना। इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है, ये खिलौना है, और दूसरी तरफ क्या है? ये मुहर है। क्या आप बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? अब ये क्वेश्चन है आपसे, है ना। बच्चों का खिलौना, ये हल है। ये क्या है? हल। आज हल चलाने वाले ज्यादातर किसान पुरुष होते हैं, है ना। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यह प्रथा थी, है ना। जो आज के समय में जो हल चलाने वाले ज्यादातर जो है वो किसान पुरुष होते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहां पर भी ये प्रथा थी। अब ये क्या है? ये खिलौने का हल है, ये बच्चों के खेलने के लिए होगा ये, है ना। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। अब जो लोग नगर में रहते थे उनके लिए भोजन का इंतजाम कैसे होता था, है ना। तो लोग नगर के अलावा गांव में भी रहते थे। कुछ लोग नगर में रहते थे, कुछ लोग गांव में रहते थे। अब अनाज भी उगाते थे वो लोग और जानवर भी पालते थे। तो जो किसान थे और जो चरवाहे थे वो ही क्या करते थे? शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधे के जो अवशेष हैं उनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग जो हैं वो कौन कौन सी फसल उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले। अभी पिछली स्लाइड पे हमने देखा वो जो खिलौना था बच्चों के खेलने के लिए। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए लोग क्या करते थे? सिंचाई के लिए अलग अलग तरीके जो हैं वो अपनाते होंगे। क्या करते होंगे? वो पानी का संचय किया जाता होगा, जिससे जरूरत पड़ने पर वो अपनी फसलों की सिंचाई कर लेते होंगे। हड़प्पा के लोग जो है गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे और बस्तियों के आसपास उनके तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन
सूखे के महीने में मवेशियों के झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को एकत्रित करते थे, मछलियों को पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, है ना। अब ये है गुजरात और ये है धौलावीरा, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। कक्ष के इलाके में खदिर बेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां पानी साफ था और जमीन भी उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे उनको 2 भागों में बांटा जाता था, वहीं पर जो धौलावीरा के नगर थे उनको 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी और इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, है ना। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में गुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या है, गुजरात है और ये क्या है, धौलावीरा है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, ऐसा जो है लोथल नगर है जो ऐसे स्थान पर बसा है जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, है ना। अब ये देखिए, ये क्या है, खंभात की खाड़ी, ये है गुजरात, है ना। और यहाँ पर है ये लोथल, है ना। ये इस मैप में आप देखिए ये इस तरीके से, और यहाँ पे क्या है, ये नाव है ना, ये बंदरगाह है ना। तो क्या होता था, वहां पर कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अब ये लोथल नगर की बात कर रहे हैं। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप, है ना, वो मिली है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। लोथल का बंदरगाह, है ना, यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा आपको, इस पिक्चर में भी समझ में आ रहा होगा। यह बड़ा तालाब लोथल का जो है वो बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नाव रुकती थी और यहाँ पर माल उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ये देख रहे हैं आप इस इमेज में नाव, है ना। तो क्या होता होगा, ये बंदरगाह रहा होगा जहां पर माल को नाव से उतारा जाता होगा और माल को चढ़ाया जाता होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक इमारत मिली जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने के उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले। कहाँ की बात हो रही है, लोथल की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। मुद्रा, मुद्रांकन या मुहरबंदी। अब मुहर का उपयोग क्यों किया जाता होगा, है ना। मुहर का उपयोग जो है वो सामान से भरे उन डिब्बों या थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। अब थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप जो है उसको क्या कहते थे, मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं है तो इसका क्या मतलब होता था कि जो सामान है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है ना। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग जो इसमें है ये 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है ना। अचानक लोगों ने इन बड़े नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से जो है कच्चे माल का आयात भी कम हो गया, है ना। और मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचड़े के ढेर बनने लगे। जल निकास की जो प्रणाली थी वो भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा जो घर बनाए जाने लगे। अब यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं, है ना। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। कुछ का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा
मवेशियों को, जो बड़े बड़े झुंड थे, उनको चारागाह और घास वाले मैदान भी समाप्त हो गए थे, है ना। अब मवेशियों को तो चारा चाहिए, है ना। तो अभी क्या है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह नष्ट नहीं हो पाता है। मतलब ये जो कारण है, क्योंकि बाढ़ आ गई थी और जो है जंगल नष्ट हो गए थे, सूखा पड़ गया था, तो क्या यही कारण है कि जिनसे ये पूरा इस सभ्यता का अंत हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो अभी इसमें क्या है कि कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन ये जो कारण है, क्या इनसे स्पष्ट हो जाता है कि सभी नगरों का जो है वो अंत इसी तरीके से हो गया? ऐसा तो नहीं स्पष्ट हो पाता ना। तो क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों पर हुआ होगा, है ना। कि अगर बाढ़ आ गई होगी तो वो भी सभी सभी जगह तो एक साथ नहीं आ गई होगी ना, कुछ जगह पर आई होगी। अगर सूखा भी पड़ा होगा तो वो भी कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। तो इसमें ये कह रहा है कि इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि सभी नगरों का अंत ऐसे हो गया होगा, क्योंकि जो बाढ़ है और जो नदियों के सूखने का असर है, या फिर जो है जंगल खत्म हो गए थे, ईंधन नहीं बचा था, तो इसका असर कुछ ही इलाकों पर तो हुआ होगा ना, सब पर तो नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे हम इसमें। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर तो साफ साफ दिखाई देता है ना। आधुनिक पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थी वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जिनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ से ये आपका जो है हड़प्पा की कहानी जो है वो पूरी खत्म होती है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।